हाय दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एपेक्स प्रो एडवाइज़र के इस प्लेटफ़ॉर्म से हमने फाइनेंशियल लिटरेसी की सीरीज़ का आगाज़ किया है। इसका मकसद ये है कि हम बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें, जो हर आम आदमी के लिए, हर कैनेडियन सिटीज़न के लिए ज़रूरी है, जो टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए, पैसिव इनकम के पर्सपेक्टिव में होनी चाहिए। जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, हमें बहुत हद तक अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी। उसको देखते हुए और स्पेशली जो न्यू कमर्स हैं, बहुत सारे इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज से आ रहे हैं। मैंने पर्पसली अपनी लैंग्वेज में इस तरह से इसको लेके यूज़ किया है बिकॉज़ बहुत सारे लोग उर्दू, हिंदी ये ज़बान बोलते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। सो आई थॉट कि हमारे अपने लोगों के लिए कुछ फाइनेंशियल लिटरेसी की सीरीज़ का आगाज़ किया जाए, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन इस प्लेटफ़ॉर्म से हम लोगों के लिए मुहैया करें ताकि वो इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल जो लोगों के ज़हनों में आता है और पूछते हैं लोग कि मैं टैक्स फाइल क्यों करूं? उसका यूटिलाइजेशन क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप एक कंट्री में लैंड करते हैं, वहाँ आप अर्न करते हैं, वहाँ उस इनकम के बेसिस के ऊपर आपकी कुछ टैक्स की लायबिलिटी क्रिएट होती है। सो जो कनाडा की रेगुलेटेड अथॉरिटी है, सीआरए जो जानी जाती है, कनाडा रेवेन्यू अथॉरिटी एजेंसी के बेसिस पे ऊपर, सो उसके बेसिस के ऊपर जब वो असेस करती है कि आपकी इनकम कितनी, उसके ऊपर लायबिलिटी कितनी, उसके मुख्तलिफ स्लैब्स उन्होंने डिटरमिन किए हैं जो थोड़े चेंज होते हैं हर साल बजट के प्रोविजन के अंदर, जिस तरह पूरी दुनिया में चेंज होते हैं। सो वो असेस करते हैं कि आपकी टैक्स टैक्सेबल इनकम कितनी है, आपकी टैक्स की लायबिलिटी कितनी है, और अगर आपकी इनकम के पर्सपेक्टिव में टैक्स ज़्यादा कट गया है तो उस पे कितना रिफंड आपको मिलना चाहिए। दूसरा, जो गवर्नमेंट मुख्तलिफ बेनिफिट्स लोगों के लिए प्रिपेयर करती है, उनको फराहम करती है मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव में, वो भी कैलकुलेट होते हैं, वो इनकम के पर्सपेक्टिव में ही कैलकुलेट होते हैं। सो जब आप लैंड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मिडल ऑफ द ईयर आपने लैंड किया, तो कनाडा गवर्नमेंट आपकी टोटल पूरे साल की इनकम डिटरमिन करती है, और आगे चल के आपको पता चलेगा कि हम बताएंगे आपको टैक्स ईयर कब स्टार्ट होता है, कब एंड होता है, और आगे दूसरे इस तरह के सवाल एड्रेस किए जाएंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने आएंगी जिसमें हम असेस करेंगे कि किस तरह से टैक्स आपके लिए बेनिफिशियल होगा, टैक्स का रिटर्न भरना। टैक्स के रिटर्न की सबमिशन के वक्त आप कुछ क्रेडिट्स अवेल कर सकते हैं। आप कुछ क्रेडिट्स ऐसे डिटरमिन करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने कोई मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर किए हैं, आपने कुछ डोनेशंस दिए हैं, आप एज अ स्टूडेंट किसी जगह पढ़ रहे हैं या पार्ट टाइम पढ़ रहे हैं अपनी करियर ग्रोथ के लिए, तो उसमें आपने फीस भरी होगी, उसके बेसिस के ऊपर आपको क्रेडिट अवेल करने की परमिशन दी जाती है। सो टैक्स का रिफंड जब कैलकुलेट होता है, उसमें आपकी असेसमेंट की जाती है कि टोटल इनकम कितनी, उस पे आपके एम्प्लॉयर ने कितना टैक्स डिडक्ट किया है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो उसका एक डिफरेंट रिजीम है पूरा। सो टैक्स आपने इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव में कितना पे किया है गवर्नमेंट को एम्प्लॉयर के बेसिस के ऊपर, आपकी डिडक्शंस हो चुकी हैं। एट द ईयर एंड आपको एक फॉर्म मिलता है, उसमें वो सारी डिटेल्स आ जाती हैं जिसको T4 कहते हैं, और उसके बाद ये असेस किया जाता है कि आपने अगर कोई क्रेडिट्स अवेल करने हैं तो आप उसको लिस्ट डाउन करेंगे और अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ द फॉर्म्स विच दे हैव क्रिएटेड। जो भी फॉर्म्स हैं जिस प्रोसेस के थ्रू आप अपना टैक्स फाइल करते हैं, उसमें आपको इन्फॉर्म करना होगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं।
सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि हम ये समझें कि कनाडा में फेडरल और प्रोविंशियल टैक्स के स्लैब्स डिफरेंट हैं। दोनों फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपनी पूरी असेसमेंट करती है, उसके पैरामीटर्स डिफरेंट हैं। प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ अपने अपने प्रोविंशियल लेवल के ऊपर डिफरेंट प्रोविंस वाइज उनके टैक्स स्लैब वेरी करते हैं, तो वो अपनी असेसमेंट करती हैं और उसी के अकॉर्डिंगली बेनिफिट्स भी डिटरमिन किए जाते हैं। सो फॉर एग्जांपल आप अल्बर्टा में हैं या ब्रिटिश कोलंबिया में हैं, आप ओंटारियो में हैं, इट डिपेंड्स, ये वेरी करेगा। एक एग्जांपल देखते हैं चाइल्ड बेनिफिट की पर्सपेक्टिव में। आपकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, तो कैनेडियन गवर्नमेंट ये कंसिडर करती है कि आपके चाइल्ड केयर बेनिफिट्स कितने होने चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू योर इनकम। हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, तो आपकी इनकम कितनी है, उससे कितनी आपकी टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट होती है, और फिर असेस किया जाता है कि आपके बच्चे कितने हैं और उसके ऑन एन एवरेज एज वाइज डिटर्मिन हो किया जाता है। ये स्लैब्स उन्होंने डिटर्मिन किए हैं और आपको टैक्स बेनिफिट्स आपके अकाउंट में, मदर के अकाउंट में यूजुअली क्रेडिट किए जाते हैं। इस तरीके से क्लाइमेट एक्शन इंसेंटिव दिया गया है, अनाउंस किया गया कि जो लोग स्पेसिफिक इलाकों वाइज इसको डिटर्मिन किया किस इलाके में रहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको क्लाइमेट एक्शन इंसेंटिव दिया जाएगा, जो आपके अकाउंट में क्वार्टरली क्रेडिट हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द एरिया वेर यू लिव। रूरल और अर्बन एरिया के परस्पेक्टिव में ये वेरी करता है। HST GST का रिफंड भी इसी इनकम टैक्स की असेसमेंट के बेसिस के ऊपर डिटरमिन किया जाता है, और अगेन फैमिली साइज मैटर करता है, इनकम मैटर करती है, उसके अकॉर्डिंगली आपको HST GST का रिफंड आपके अकाउंट में दिया जाएगा। आपकी ये पूरी प्लानिंग लोकेशन उसके अकॉर्डिंगली होगी। और दूसरे इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रोसरी रिबेट 2022 के टैक्स की सबमिशन के बाद जिनकी इनकम लो थी वो एलिजिबल थे, उन्होंने सबमिट किया और उनको रिबेट दिया गया था। इसी तरीके से डेंटल केयर बच्चों के लिए फैसिलिटी ये अवेल करने के लिए कि एक एज स्लैब के अकॉर्डिंगली कि बच्चे अगर उस एज ब्रैकेट में हैं तो उनकी डेंटल केयर के लिए अगेन डिपेंडिंग ऑन द इनकम असेस किया जाता है और आप क्लेम कर सकते हैं, और इस तरह के दूसरे बेनिफिट्स भी आप अवेल कर सकते हैं। सो इट शुड बी क्लियर नाउ कि टैक्स रिटर्न क्यों भरने चाहिए और उससे क्या बेनिफिट्स आपको ड्रॉ करने को चांस मिलता है। हम आगे बढ़ते हैं, टैक्स रिटर्न भरना किसको चाहिए? कैनेडियन रेजिडेंट को, जो न्यू कमर्स हैं, इमिग्रेंट्स हैं, परमानेंट रेजिडेंट होल्डर्स हैं, उनको भरना चाहिए। जो वर्क परमिट पे हैं यहाँ पर, उनको सबमिट करना ज़रूरी है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं कनाडा में, उनको सबमिट करना ज़रूरी है। टेम्परेरी रेजिडेंट भी एलिजिबल हैं, उनको भी सबमिट करना होगा डिपेंडिंग कि उनकी इनकम यहाँ पर है नहीं है और उसके नंबर ऑफ डेज हैं कि वो कितने डेज यहाँ पे स्टे कर रहे हैं। यूजुअली 6 मंथ्स एंड अबव, और उसके बेसिस के ऊपर वेरी करता है। अनदर कैटेगरी इज नॉन रेजिडेंट, लेकिन उन्होंने यहाँ पर घर लिए हुए हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी ली हुई है जिसको उन्होंने रेंट पे दिया हुआ है, और उसकी परस्पेक्टिव में हम देख सकते हैं कि उनकी रेंटल इनकम आ रही है। जब यहाँ से आप इनकम ड्रॉ कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर लायबल टू पे टैक्सेस हियर। नेक्स्ट, कुछ और ऐसी तफसीलात जो टैक्सेस के परस्पेक्टिव में ज़रूरी हैं, मैं चाहता हूँ वो भी आपसे शेयर करूँ। फेडरल और प्रोविंशियल टैक्स रेट डिफरेंट हैं, मैंने आपको पहले भी इस बारे में इन्फॉर्म किया। आपकी रेजिडेंसी आप प्रोविंस टू प्रोविंस चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर जॉब, डिपेंडिंग आप फैमिली के लिए मूव करना चाह रहे हैं, इट वेरीज। प्रोविंशियल नॉमिनेशन के लिए बहुत सारे लोग मूव करते हैं। सो रेजिडेंसी 31 डिटर्मिन करेगी आपकी 31 दिसंबर की कि आपको किस जगह का टैक्स रिटर्न भरना है। आप ब्रिटिश कोलंबिया में हैं, अगर 31 दिसंबर को आपने चेंज कर लिया प्रोविंस, आप ओंटारियो मूव हो गए मार्च में, लेकिन क्योंकि 31 दिसंबर की आपकी रेजिडेंसी ये डिटरमिन कर रही है कि आप ब्रिटिश कोलंबिया में स्टे कर रहे थे, आपने जनवरी में मूव किया था, अब आप जहाँ पे रह रहे हैं उसकी बात नहीं होगी, बात उसी पर्सपेक्टिव में होगी कि 31 दिसंबर तक आपका स्टे कहाँ था।
टैक्स कनाडा का जो है वो प्रोग्रेसिव टैक्स रिटर्न सबमिट होता है, प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स। प्रोग्रेसिव मीन्स जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है आपका टैक्स स्लैब चेंज होता रहता है। 5 डिफरेंट स्लैब्स हैं जिसमें इनकम के स्लैब वाइज डिटरमिन किया जाता है कि पहली ब्रैकेट में आप फॉल करते हैं, सेकंड में करते हैं, थर्ड में करते हैं, इट डिपेंड्स। सो ये प्रोग्रेसिव टैक्स रिटर्न कहलाता है। अप टू सर्टेन इनकम बहुत कम रेट होगा इनिशियली, बल्कि आप इसको देखेंगे कि एग्जेम्पशंस हैं बिल्कुल स्टार्ट में, फिर कुछ मिनिमम होगा, फिर बढ़ते बढ़ते आपकी इनकम जैसे बढ़ती रहेगी आपका टैक्स स्लैब बढ़ता रहेगा। टैक्स का जो ईयर है, टैक्सेशन ईयर जो कहलाता है वो कैलेंडर ईयर है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक आपकी जो भी इनकम होगी, आपके जो भी एक्सपेंसेस होंगे, जो भी आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं, उसको आपने रिपोर्ट करना होगा। रिपोर्ट कब करना होगा? फरवरी की मिड के ऑनवर्ड्स, अराउंड 20th ऑफ फरवरी टैक्स रिटर्न सबमिट करने का सीजन स्टार्ट हो जाता है। 30th अप्रैल तक आप इसको देखें कि आप टैक्स सबमिट करने की डेडलाइन तक अप्रोच कर जाते हैं। इफ इन केस वो वीकेंड है तो आपका नेक्स्ट डे जो मंडे होगा वो डेडलाइन ऑटोमेटिकली हो जाएगी, बट यूजुअली द डेडलाइन फॉर द डेट सबमिशन इज 30th ऑफ अप्रैल। टैक्स सबमिट करने के दोनों रास्ते मौजूद हैं। पहला मैनुअल फाइलिंग भी होती है और इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग भी होती है, ई फाइल्स को कहते हैं। नेट शूट, नेट फाइल, मुख्तलिफ आपको इसमें टर्मिनोलॉजीज मिलेंगी जब आप एक्सप्लोर करेंगे इसको। मैनुअल फाइलिंग के अंदर ये होता है आपका नोटिस ऑफ असेसमेंट भी मीन्स जब आप सबमिट कर देते हैं तो CRA जो रेवेन्यू अथॉरिटी है वो आपका टैक्स असेस करके आपको जो नोटिस भेजेगी कि हमने आपका पूरा टैक्स असेस कर लिया है, हमारे अकॉर्डिंगली इतना रिफंड आपका बनता है या इतनी टैक्स लायबिलिटी आपकी बनती है, वो आपको मैनुअली आपकी एड्रेस पे भेजेगी। इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में बेनिफिट ये होता है कि आपका नोटिस ऑफ असेसमेंट आपको ईमेल पे मिल जाता है। आप आगे कुछ आने वाले इस तरह की सीरीज के अंदर आप देखेंगे, लेक्चर्स के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने आईडी के थ्रू CRA पोर्टल पे लॉगिन करके उसकी फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते हैं और उस पर जाकर आप अपने नोटिस ऑफ असेसमेंट भी देख सकते हैं और ये सारी वर्किंग जो है आपके लिए अवेलेबल होगी। सो फॉर द फर्स्ट एपिसोड लेट्स कीप इट टिल हियर। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई होगी कि किसने टैक्स सबमिट करना है, टैक्स सबमिशन के बेनिफिट्स क्या हैं और ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेट्स जो हमने डिस्कस की कि टैक्स का ईयर कब है, फिजिकल ईयर फॉर्म में आपको टैक्सेशन का ईयर डिटरमिन करके अपनी सारी चीज़ें सबमिट करनी होंगी, डेडलाइन क्या है टैक्स सबमिशन की, और आप किन किन तरीकों से मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में अपनी टैक्स की प्लानिंग करके टैक्स के रिटर्न्स को सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन share with us and we'll try to get back to you with a positive reply. Thank you.